तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने आज जनाब अनुमुला रेवंत रेड्डी साहब के साथ सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम का इंतजाम किया है। रेवंत रेड्डी साहब रियासत की एक हरकती शख्स है। कोडंगल से 3 मरतबा एमएलए रह चुके हैं और इस वक्त रियासत की सियासत में इंतहाई धमाका खैज शख्सियत है, क्योंकि उनके बयान ఇది अच्छे एक होता है। ठीक। हेलो हेलो। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन आप तमाम का खैर मकदम करता है
और ख़ास तौर पे आज के हमारे मेहमान खुसूसी अनुमुला रेवंत रेड्डी साहब, जो मलकाजगिरी हल्के से लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट हैं और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर हैं। रियासत की सियासी हरकयाती शख्सियतों में से अनुमुला रेवंत रेड्डी का शुमार सफ़ अव्वल के कायदीन में होता है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो पार्लियामेंट की 5 हलकों, असेंबली की 24 नशिस्तों के अलावा पर मुश्तमिल 150 डिवीजन का इलाका है। 625 किलोमीटर मुहित इस ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कांग्रेस के स्टार कैंपेनर में जनाब रेवंत रेड्डी साहब के अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो पार्टी के लिए सही तौर पर काम कर सके। होगा हेलो। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन आप तमाम का खैर मकदम करता है। आज तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया है। आज के हमारे मेहमान हैं रियासत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हरकयाती कायद और रुकन पार्लियामेंट जनाब रेवंत रेड्डी साहब। रेवंत रेड्डी साहब आज हमारे मेहमान हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो 5 पार्लियामानी हलकों, 24 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल 150 डिवीजन्स के साथ, और रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस की सबसे ज्यादा हरकयाती शख्स हैं जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब, आपका हम खैर मकदम करते हैं। रेवंत रेड्डी साहब, हम आपको बताते चलेंगे तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का क़याम 4 साल पहले आया था ताकि उर्दू के जो सहीफ़े निगार हैं उनके जो मसाइल है उसको नुमाया किया जाए, हुकूमत से नुमाइंदगी करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड तो इशू करी है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं, कोई कहारपुरा हॉस्पिटल में नहीं। और वैसे तो सहीफ़े निगार पूरे जर्नलिस्टों की हालत ख़राब है, लेकिन उससे पर्टिकुलर उर्दू के जो सहीफ़े निगार हैं इंतहाई अबतर हालात में हैं। उनके मसाइल इतने हैं कि कोई हल करने तैयार नहीं है। हुकूमत नेगलेक्ट करी भी है और इस जितने भी सहीफ़े निगार हैं बिल्कुल बहुत ही कम मुआवजे में मुलाजिमत करते हैं। वो अपना फ़राइज़ तो पूरे अंजाम दे रहे हैं लेकिन उनको जो उनका वो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो आज या कल जब आप रूलिंग में आएंगे तो हम ये चाहते हैं कि आप, वैसे पूरे जर्नलिस्टों के लिए कांग्रेस करती है लेकिन हम पर्टिकुलर उर्दू जर्नलिस्टों के लिए कुछ करने के लिए उनको डबल बेडरूम मकानात है, ज़मीन है या और जो फ़वायद उनको हो सकते हैं, पर्टिकुलर हेल्थ के मसाइल, उसके लिए अगर आप कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। मैं इन अल्फाज के साथ सबसे पहले मैं जनाब सैयद गौस मोहिद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग फेडरेशन से ख्वाहिश करता हूं कि वो बुके पेश करते हुए जनाब रेवंत रेड्डी साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं हमारी फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अमजद अली से ख्वाहिश करता हूं कि वो रेवंत रेड्डी साहब को बुके पेश करें। इसके बाद हमारे एक हरकयाती रुकन जनाब नईम गौरी साहब जो आजाद तेलंगाना के एग्जीक्यूटिव हैं, आइए उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो रेवंत रेड्डी साहब को बुके पेश करें।
रेवंत रेड्डी साहब आपसे ख्वाहिश करता हूं कि वो मुखातिब करें। रेवंत रेड्डी साहब के खिताब के बाद में सवाल जवाब का सेशन होगा। आप सबसे पहले अपना तारुफ करवाते हुए ऑर्गेनाइजेशन के तारुफ के साथ सवालात कर सकते हैं। थैंक यू। आज जो मीट दी प्रेस तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट वर्किंग एसोसिएशन मुझे मौका दिए, बहुत धन्यवाद। पत्रकार मित्रों, अभी जो मीट दी प्रेस चल रहा है तेलंगाना के लिए और खासकर हैदराबाद के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यहाँ के जनता को आप लोग एक दशा दिशा देने का वक्त है। ये हैदराबाद शहर को एक इतिहास है। ये इतिहास को कोई मिटा सकते, कोई तोड़ सकते, मगर लोग कोशिश कर रहा है। इसके नतीजे हिंदू मुसलमानों के बीच में जो जहर फैला के आने वाले चुनाव में फायदा के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने हैदराबाद इतिहास को। 400 साल पहले से लेकर 2014 तक ये हैदराबाद शहर और हैदराबाद स्टेट खासकर कुली कुतुबशाही से लेकर कांग्रेस सरकार तक, जब कुली कुतुबशाही ने यह अपना तेलंगाना को चलाया, तब 4 मीनार से लेकर हुसैन सागर तक उन्होंने बनवाया था। यहां के लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, रहने के लिए, कारोबार के लिए बहुत सोच के वो सरकार बहुत कुछ किया। कुली कुतुबशाही के बाद जो निजाम सरकार बनी, निजाम सरकार पूरा दुनिया को एक रास्ता दिखाया। अगर एक प्रदेश को, एक राज्य को चलाना है तो कितना नियत से, कितना समझदार से चलाने का पूरा दुनिया को एक रास्ता दिखाया निजाम सरकार ने। निजाम सरकार ने हुकूमत चलाए नहीं, सबको साथ लेकर चलाए। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब लोगों के लिए एक सरकार नया नया तरीका सोचकर सबके लिए, सबके साथ सबका विकास। आज जो लोग बोल रहा है 150 साल पहले निजाम सरकार ने करके दिखाया था, मगर स्लोगन तो अभी आया। निजाम सरकार को यह पता नहीं तो काम बगैर काम ऐसा पब्लिसिटी कैसे कर सकते, उनको पता नहीं था। अभी जो मोदी, अमित शाह गोबेल्स के बड़े भाई छोटे भाई है, उनको पता नहीं था ऐसे लोग फिर आने वाले दिनों में आ सकता है बोल के। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो आज तेलंगाना सरकार चल रही, जो आज तेलंगाना सरकार के लिए कुछ पैसे मिल रहा, वो निजाम सरकार के मेहनत है। निजाम सरकार ने 100 साल पहले गंडीपेट से लेकर हिमायत सागर तक ओल्ड सिटी एरिया में जो आज कारोबार चल रहा है, वो गुलजार हाउस हो, मोजंजाय मार्केट भी हो, पत्थरगट्टी भी हो, कबूतर खाना भी हो, चुड़ी बाजार भी हो, मेहंदी बाजार भी हो, जो कुछ भी है, आज के सरकार बोल रहे हैं हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लाए, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, हम इन्वेस्टर्स को बाहर से बुलवा रहे हैं।
मैं ये सरकारों को ऐसे नया नवाबों को याद दिलाना चाहता हूं। 150 साल पहले हमारे निजाम सरकार ने ये सब कुछ करके दिखाया। आज राजस्थानी, गुजराती, मराठी, मलयाली और राजस्थानी जितने भी लोग हैदराबाद में जो चार मीनार के 4 किलोमीटर के आसपास में हर जगह के, अफगानिस्तान से लेकर हर जगह के उस्तादों को, व्यापारियों को, हर चीज को ये हैदराबाद में बुलवाकर एक गुलदस्ता को एक अच्छा नमूना बनाए। मगर वो अच्छे नमूने को तोड़ दे के, जहर पहला के, चुनाव में फायदा के लिए कुछ राजनीति में ये जो पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रहा है, इसके बारे में आज चर्चा चलना है। जो तेलंगाना जनता सब लोग आवाज देना, अभी क्या चल रहा है इसके बारे में चर्चा होना। मैं ये पूछना चाहता हूं, निजाम सरकार के बाद जो कांग्रेस सरकार बनी, मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, जो हैदराबाद में, जो तेलंगाना में जो सरकार को जो टैक्सेस मिल रहा है उसमें से 70% फ्रॉम हैदराबाद सिटी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड, हाईटेक सिटी, मेट्रो रेल, पीवी नरसिम्हा फ्लाईओवर, हैदराबाद में जितने भी फ्लाईओवर है, रोड वाइडनिंग, जुबली बस स्टेशन और पीवी नरसिम्हा फ्लाईओवर, हैदराबाद में जितने भी आईटी कंपनीज, विप्रो, इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर पूरा दुनिया से जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, आईटी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर, जितने भी कंपनीज है, ये हैदराबाद शहर को ले आए सो वाले कांग्रेस पार्टी है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में था, मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी ले आकर पूरा हिंदुस्तान तरक्की के लिए बहुत कुछ किए 10 साल में। और खासकर मुसलमानों में गरीबी ज्यादा है, ये गरीबी दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी सोचकर सचार कमेटी ने डाला। 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को खासकर गरीबी से दूर करने के लिए हम लोग बहुत कुछ सोच के सचार कमेटी ने डाला। जो सचार कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए, वो रिकमेंडेशंस के हिसाब से हम लोग माइनॉरिटी तरक्की के लिए बहुत कुछ कोशिश किया। माइनॉरिटी कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमने बनाया। जो आज मुसलमान नौजवानों जो रिजर्वेशन मिल रहा है, इन लोगों को गरीबी दूर करने के लिए पढ़ाई लिखने में, नौकरी में 4% रिजर्वेशन हमने दिया। ये हमारा हक है। गुलाम नबी आजाद से लेकर मोहम्मद अली शरीफ तक, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी लेकर माइनॉरिटी के लिए, उन लोगों के तरक्की के लिए हम लोग कोशिश किए, हम लोग काम किए। हमारा हक है माइनॉरिटी को वोट पूछने का भी, हमारा साथी है माइनॉरिटीज। सब लोगों को, मेजॉरिटी माइनॉरिटीज को साथ में लेकर हम लोग चलाए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति तक हम माइनॉरिटीज को मौका दिए। हर जगह में कांग्रेस पार्टी, पीसीसी प्रेसिडेंट से लेकर भारत राष्ट्रपति तक हम लोग सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी लोगों के लिए हम लोग ने मौका दिया। ये कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने किया था। मगर आजकल नया दौर शुरू हो गया। ये सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए नया नया लोग नया नया तरीका से आज हैदराबाद शहर पे हमला कर रहा है। ये हमला को खासकर मैं मुसलमान भाई बहनों से मेरा गुजारिश एक ही है, आपके आवाज समझकर जो एमआईएम पार्टी को अब मदद देते जा रहा है, मैं इस मंच पर मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं मेरा अच्छा दोस्त असद भाई को, आप किसको मदद दे रहा है?
आपसे मदद ये सवाल है, किसके गोद में बैठा हुआ है? कभी दिल्ली जाने का रेल को देखो, हैदराबाद टू दिल्ली वया नागपुर बोल के वहां लिख के रहता है एपी एक्सप्रेस के ऊपर। वैसा ही एमआईएम टू बीजेपी वया टीआरएस। मतलब जो एमआईएम जो मुसलमान के वोटों पुराना शहर में खुद ले रहा है, नया शहर में या तेलंगाना प्रदेश में ये मुसलमान वोटों को पूरा जमा करके केसीआर साहब को दे रहा है। ये पूरा ले लेकर केसीआर साहब ने दिल्ली जाकर मोदी को बेच दे रहा है। आप लोग सोचो, हर चुनाव में 2014, 2018, 2019, आज के तारीख 2020 में हमेशा एमआईएम हैदराबाद तेलंगाना प्रदेश में कुछ सीटों में उन लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, बाकी के सीटों में टीआरएस को ये लोग मदद दे रहे हैं। टीआरएस को मदद देने जो एमआईएम दे रहा है, मैं उनको, उनका मर्जी है, उनका राजनीति है, उनके पार्टी का जो भी पॉलिसी होगा उनका मर्जी है। मगर वही असद साहब ने ये कह रहा है कि अरे हैदराबाद को भारतीय जनता पार्टी वाले आकर हिंदू मुसलमानों के बीच में आपस में लड़ाई रखकर ये जो हैदराबाद शहर को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा बोल के बहुत ऊंची आवाज से बोल रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आज हैदराबाद को बीजेपी आने का कौन कारण है? अब हर वक्त में मुसलमानों वोटों को आप उन लोगों को डायरेक्शन देकर बीजेपी को दिए। बीजेपी को 2014 में 12 सीट मिले और टीडीपी दूसरे पार्टी कांग्रेस को मिले 100 सीटों का भी उन्होंने शामिल कर लिए। पूरा 15 एमपीज को ले जाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जीएसटी, नोटबंदी, ट्रिपल तलाक, एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, 370 आर्टिकल, अयोध्या मामले में हर वक्त हर पल केसीआर साहब ने टीआरएस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को मदद दी है। जब जब राज्यसभा में हम लोग रोकने के लिए कोशिश किए, ये जो सेक्युलर फैब्रिक को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश किया था, हर पल में टीआरएस पार्टी कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को मदद दिए, मोदी जी की गोद में बैठे। आज केसीआर को जो पार्लियामेंट सीटों में ताकत है, वो ताकत किसने दिया? आज हम लोग छेवल्ला पार्लियामेंट में हार गया था। अब बूथ वाइज पोलिंग परसेंटेज देखो, जो शेरलिंगमपल्ली, राजेंद्र नगर और महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां जहां माइनॉरिटी वोटर्स मेजॉरिटी है, हर बूथ में असद साहब बैठकर टीआरएस पार्टी को वोट दिलवाया। आज कांग्रेस जीतने का जो जहेराबाद और छेवल्ला पार्लियामेंट सीट, ये 2 सीट एमआईएम के वजह से हम लोग हार गए। जहां पर मुसलमान लोग ज्यादा है वहां बूथों में आप पोलिंग परसेंटेज देखो, ये वोट किसके लिए दिए, किसने कहने के वजह से ये माइनॉरिटी लोग टीआरएस पार्टी को वोट दिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सवाल करना चाहता हूं एमआईएम पार्टी सदर साहब से, आपके कहने के वजह से आज मुसलमान लोग टीआरएस पार्टी को बार बार वोट दिए। आपके वोटों से जीते सो टीआरएस पार्लियामेंट मेंबर्स दिल्ली में नरेंद्र मोदी को मदद दे रहा है, हाथ उठा रहा है। पार्लियामेंट में कभी भी कोई बिल आए तो राज्यसभा, लोकसभा में आपका पार्टी आपके मदद से टीआरएस जाकर बीजेपी को मदद दे रहा है। जब एनआरसी आया, जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया, जब 370 बिल आया था, हम लोग रोकने के लिए, सेलेक्ट कमेटी को भिजाने के लिए हम लोग लड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। तब टीआरएस वाले
मोदी साहब को मदद दी है। इनके नतीजा क्या है, इसका वजह क्या है? इतने संगठन देखने के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी, 370, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, हर वक्त टीआरएस पार्टी नरेंद्र मोदी को मदद दी है। फिर भी आज म्युनिसिपल इलेक्शन में, जीएचएमसी इलेक्शन, लोकल बॉडी में भी आज एमआईएम पार्टी सीधा सीधा टीआरएस को मदद देने के लिए कोशिश कर रहा है। और टीआरएस पार्टी 207 साल से कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, दफन करने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया, मगर वो नाकामयाब है। फिर भी ये जो तेलंगाना प्रदेश में जो आज वैक्यूम है, जो भारतीय जनता पार्टी आज हैदराबाद का है, किसके वजह से आया? मैं यही पूछना चाहता हूं हमारे असद भाई से। हमारा सबिता इंदिरा रेड्डी को, हमारा सुधीर रेड्डी को, हमारे जितने भी लोग, दानम नागेंद्र को, हर कांग्रेस पार्टी लीडर को नया ना बयाना टीआरएस पार्टी में शामिल कर लिए। हर जगह में, आदिलाबाद से लेकर अलमपुर तक, हर कांग्रेस पार्टी लीडर को, नौजवानों को डरा के, धमका के, पुलिस थाने में बिठा के टीआरएस पार्टी में शामिल कर लिए। आज तेलंगाना प्रदेश में जब आम जनता के लिए काम, जो आवाज उठाने वाले नहीं दिखा, या राजनीति में कांग्रेस पार्टी को गायब कर दिए एमआईएम और टीआरएस दोनों मिलकर। इसके नतीजे आज भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद को आगे तेलंगाना प्रदेश में कदम रखा। जब कांग्रेस पार्टी को ये दोनों मिलकर कमजोर करने के लिए कोशिश किए, तब भारतीय जनता पार्टी को कुछ महसूस हुआ, चलो यहां पर हम लोग कांकर कर ले सकते, इसको कब्जा कर ले सकते। ये कब्जा करने के लिए उन लोगों का एक ही साजिश है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाना। अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद तक, हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी का पार्टी फार्मूला एक ही है, हिंदू मुसलमानों के बीच में जहर फैलाना, तोड़ना, तोड़ने का राजनीति भारतीय जनता पार्टी का राजनीति है। आज तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी इतने दौर, जब कोरोना आया कोई किसी ने पलट के नहीं देखा, जब बारिश आया पूरा हैदराबाद शहर पानी में डूब गए, तब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कम से कम इतला भी नहीं किए, अरे ये लोग जिंदा है या मर गए, डूब गए। कम से कम एरियल सर्वे भी नहीं करवाया था। केंद्र सरकार से कोई कमेटी भी यहां पर आके आम जनता को नहीं मिले। मगर आज के तारीख में बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले हैदराबाद को आ रहे हैं। हैदराबाद आने से कोई एतराज नहीं है हम लोगों को, मगर बार बार क्यों भाग्यलक्ष्मी मंदिर करने जा रहे हैं? परसों बंडी संजय जब भाग्यलक्ष्मी मंदिर करने गया, जुम्मे के दिन 1 बजे को गया। जुम्मे के दिन 1 बजे मक्का मस्जिद, जिसने कुली कुतुब शाही ने बनवाया था 400 साल पहले, मुसलमानों के लिए एक पवित्र जगह है। जिस दिन जुम्मे के दिन मुसलमान लोग नमाज के लिए वहां पर शामिल होते, वही टाइम पे बंडी संजय को केसीआर साहब ने वो भाग्यलक्ष्मी मंदिर जाने के लिए मौका दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं केसीआर से नहीं पूछना चाहता हूं, इसका मतलब मैं असद साहब से पूछना चाहता हूं। असद साहब, आप किसके दोस्ती कर रहा है? ये दोस्ती का नतीजे क्या है? ये नतीजे किसका जान लेने का है? किसको खत्म करने के लिए आज तेलंगाना राजनीति में यह सब जाल चल रहा है? बंडी संजय के बाद योगी आदित्यनाथ
उसके बाद अमित शाह जी, उसके बाद सूर्य तेजा, कहीं कहीं से कोने कोने से, हिंदुस्तान कोने कोने से हैदराबाद को आ रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को मैं पूछना चाहता हूं, जिस दिन हमारे तेलंगाना के जनता, खासकर हैदराबाद के लोग जब कोरोना में मर रहे थे, अब पलट के नहीं देखा, जब पानी में डूब गया था, कम से कम अब पता भी नहीं करे, मगर आज के तारीख में वोटों के लिए भिखारी बनकर बार बार क्यों आ रहा है हैदराबाद को? क्या हक है आपको? वोट मांगने का हक है क्या भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना प्रदेश से? 7 साल में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनकर हमारा तेलंगाना प्रदेश को दिया क्या? यही है मेरा सवाल। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। मगर ये 7 साल से 1 रुपए भी अगर केंद्र सरकार ने नहीं दिए तो केसीआर साहब ने बार बार उनको क्यों मदद दे रहा है? दिल्ली में क्यों मदद दे रहा है? क्यों बार बार उन्होंने फेडरल फ्रंट के बारे में केसीआर साहब ने कह रहा है? अगर आपको फेडरल फ्रंट बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में जो शामिल है वो रीजनल पार्टी को बुलवाओ आपके मीटिंग को। वो काम नहीं करता है। हमारे कांग्रेस के साथ में जो यूपीए में है, जो कांग्रेस को मदद दे रहा है, ममता जी या नहीं तो देवगौड़ा जी या नहीं तो डीएमके या नहीं तो हर किसी ने कांग्रेस साथ में जो है पार्लियामेंट में हमारे साथ जोड़कर जो लड़ रहा है, हमारे साथ कदम कदम मिला रहा है, उन लोगों को बुलाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्यों नीतीश कुमार को आप नहीं बुलवाया था? क्यों भारतीय जनता पार्टी से जिसने मिलकर अपना दल को क्यों नहीं बुलवाया? मतलब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके जो यूपीए अलायंस है, यूपीए पार्टनर से उन लोगों को तोड़ने के लिए केसीआर साहब ने कोशिश कर रहा है। इनका पीछे कौन है? असद भाई का कारण, असद भाई के पीछे कौन है? केसीआर साहब के पीछे कौन है? ये आज तेलंगाना प्रदेश में खासकर मुसलमान भाइयों को ये लोग जवाब देना, इसका नतीजे क्या निकलने वाले आप लोग सोचो। आप पत्रकार है, एक एक पत्रकार को कम से कम 40, 30, 25, 20 साल तजुर्बे है। मर्री चन्नारेड्डी से लेकर एनटी रामाराव से लेकर आज के तारीख में चंद्रबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी साहब को देखे, आज केसीआर को देख रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये हैदराबाद को बचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? आज लोगों का भरोसा कांग्रेस पे तोड़ने के लिए बार बार असद और केसीआर साहब ने कोशिश कर रहा है। जिस दिन कांग्रेस के ऊपर भरोसा, उम्मीद निकल गई समझो तेलंगाना में, तब भारतीय जनता पार्टी यहां पर आ जाएगा। पूरा हिंदुस्तान में कभी मैदान किसी को साफ साफ किसी को नहीं रहता है। जब किसान उनके जगह में अगर साफ करके छोड़ दिए तो, उन्होंने खेत नहीं किए तो ना कुछ पैदा होगा, ना कुछ आपके मनमानी से वो काम नहीं होता है। अगर मैदान साफ कर दे के छोड़ दिए तो कुछ ना कुछ उसमें से आ जाएगा। जैसे ही कांग्रेस पार्टी को आप साफ कर दे के केसीआर साहब ये समझ रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को साफ करने के लिए कोशिश करा, मेरे बेटे के लिए रास्ता साफ है। अरे भाई ऐसा नहीं रहता। 78 से 83 तक मैं ये मिसाल याद दिलाना चाहता हूं। 78 कांग्रेस पार्टी जिस दिन सरकार बनवाया था, मर्री चन्नारेड्डी साहब को 170 सीट्स मिले। सेक्युलर ट्राइब अदर अपोजिशन में जनता पार्टी को ऑलमोस्ट 80 सीट्स, 120 सीट्स पूरा अपोजिशन में था। मगर 82 का आया था कांग्रेस पार्टी का 270 सीट्स हो गए। जब मैदान साफ किया बोल के समझे थे कांग्रेस पार्टी और मर्री चन्नारेड्डी साहब ने, मगर एनटी रामाराव ने निकला वहां से तेलुगु देशम पार्टी के नाम से। उसके बाद नतीजा क्या निकला आप लोगों को मालूम है। आज के तारीख में भी मैं यही कहना चाहता हूं, केसीआर साहब को बहुत बार बार कहा था मैं, ये तोड़ फोड़ने का छोड़ दो। जनता आपको ये 2 बार मौका दिए, 1 बार नहीं दोबारा भी मौका दिए। लोगों के लिए सोचो।
तरक्की के लिए सोचो, जो शहीद हुए परिवारों के लिए सोचो, जो बेरोजगारी के लिए सोचो, जो निरुद्योगी के लिए सोचो, किसानों के लिए सोचो। मगर केसीआर साहब ने फार्म हाउस में बैठकर कुछ भी नहीं सोचे। सामने है सो पार्टियों को तोड़ दो, उसमें जो भी है उन लोगों को खरीदो। मगर आज के तारीख में केसीआर साहब डर कर घर में सो गए तो भी उनको नींद नहीं आ रहा। अगर उन लोग आपस में लड़ लिए, मार लिए, कुछ हो गया, अपने को कोई परवाह नहीं है। मगर ये दोनों आपस में लड़ लेके तेलंगाना प्रदेश को सत्यानाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग। इसका कारण आज जो तेलंगाना में, जो हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का जो हमला हो रहा है, जो बार बार भाग्यलक्ष्मी टेम्पल को आ रहे, इसका कारण असद साहब ने टीआरएस को मदद दी, टीआरएस ने बीजेपी को मदद दी, टीआरएस ने हमारे पार्टी को साफ करने के लिए जो कोशिश करा, मगर उन्होंने कामयाब नहीं हुआ। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ महसूस हुआ तेलंगाना में हम लोग कुछ ले सकते, हिंदू मुसलमानों को लड़वाए तो हमको कुछ मिल सकते बोल के आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी समझ रहा है। इसीलिए जब कोरोना में नहीं है, जब बारिश में नहीं है, अभी वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर आ रहा है। और अभी म्युनिसिपल इलेक्शन में आज के तारीख में 7 साल से खासकर गैसो म्युनिसिपल इलेक्शन में हर गरीब को डबल बेडरूम घर देते बोल के बोले। ज्यादा से ज्यादा अगर सरकार ने हर गरीब को डबल बेडरूम दिए तो मुसलमानों के लिए फायदा होता। छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, गलियों में एक एक दो दो रूम में 4-4 परिवार लोग जीवन, उनके गरीबी के वजह से वो लोग जीवन गुजार रहे हैं। उन लोगों को ऑटो, हर गली से ऑटो रिक्शा जो भी एमआईएम पार्टी वाले लगाकर दरअसलाम में बुला के उनके साथ एमएलए को कुर्सी बेंच डालकर बिठा के हर परिवार को एक लेटर दिए, उनके एमएलए रिकमेंडेशन लेटर। म्युनिसिपल इलेक्शन होते ही, मैं 2016 का बात बोल रहा हूं, हर आदमी को एक उसके उनके एमएलए लेटर लिख के दिए, भाई ये म्युनिसिपल इलेक्शन में आपको टीआरएस को वोट दो, वो इलेक्शन होते ही 1 साल के अंदर आपको डबल बेडरूम घर मिलेगा, अभी हम लोग रिकमेंडेशन लेटर दे रहे बोल के। भीड़ पड़ा था दारुसलाम में 2016 में। तो ऐसे लोगों को झूठे बातों से भटकाकर भारतीय जनता पार्टी, भटकाकर टीआरएस को जिताए एमआईएम पार्टी ने। बस 5 साल हो गए, आज तक कुछ भी नहीं हुआ गरीब के लिए। जब बिहार में 5 सीटें जीता बोलकर दरअसला में जलसा कर रहा था हमारे असद साहब ने, कर्नूल सलाम बोल के एक गरीब पुलिस हरासमेंट को 5 लोग खुदकुशी कर लिए। क्यों? एमआईएम जो कर्नूल में जो मुसलमान था उनके पूरे परिवार सुसाइड कर लिए। कम से कम एमआईएम पार्टी से कोई असद साहब जाना था, मगर उन्होंने नहीं गए। सदर साहब बहुत बिजी होगा, मोदी साहब को और केसीआर साहब को मदद करने में। कम से कम उनके पार्टी से किसी ना किसी को वहां पर भिजवाना था। सलाम को क्यों? उनका पूरा परिवार सुसाइड कर लिए। 5 लोग सुसाइड कर लिए तो वो एसआई और सीआई को अरेस्ट किए तो 24 घंटे में उनको बेल मिले। ये कैसा हो सकता? पिक पैकेटर को, चेन स्नैचर को 3-3 महीने लग रहा है बेल मिलने के लिए। मगर एक परिवार में 5 लोग खुदकुशी कर लिए ये पुलिस के वजह से, मगर उन लोगों को 24 घंटा में बेल मिल गए। इसका जवाब देने वाले कौन है? इसके सवाल उठाने वाले कौन है बोल के मैं असद साहब से पूछ रहा हूं। आप जब तेलंगाना में चुनाव आए तो 7 असेंबली में कंटेस्ट करते, जब महाराष्ट्र में चुनाव आए तो 70 असेंबली में आप कंटेस्ट करते, उत्तर प्रदेश में 150 कंटेस्ट करते, बिहार में जाके गठबंधन बना के आपको 60-70 सीट कंटेस्ट करते। अब कंटेस्ट करने के वजह से, राजनीति लड़ने से, चुनाव लड़ने से किसको फायदा हो रहा? जो कांग्रेस महागठबंधन को जो मिलने का वोट आप तोड़कर एनडीए को कुछ फायदा होने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं।
इसका साजिश क्या है, इसका नतीजा क्या है? आज के तारीख में मैं एक ही गुजारिश करता हूं असद साहब से, एमआईएम पार्टी से और खासकर मुसलमान भाइयों से, जहां पर ओल्ड सिटी में जो कंटेस्ट हो रहा, आपके बात अलग है, जो 50 इधर छोड़ दिए तो 100 अलग है। ये 100 में आपको किसको मदद देना चाह रहा है? मैं सीधा सीधा पॉइंट को आ रहा हूं। अब ये सेक्युलर सिस्टम को बचाना चाह रहा है, नहीं तो कम्युनल वायलेंस से जो हैदराबाद में लोग 20 साल से सुकून से जी रहा है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के बाद हिंदू मुसलमान उनके बीच में आपस में कुछ भी ऐसा कोई ये तकलीफ नहीं रहना बोल के पीस कमेटी हम लोग ने डाला। पीस कमेटी डालकर जहां पर भी अगर हिंदू मुसलमानों के बीच में कुछ आपस में लड़ाई झगड़े हो गए तो पीस कमेटी बिठा के बात करके इसको समझाने के लिए हम लोग कुछ काम किए। 20 साल से हम लोग कोशिश कर कर तेलंगाना में जो पहले कर्फ्यू था उसको दूर कर दिए। पूरे अंतर्जातीय से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज हैदराबाद को ले आकर इन्वेस्टमेंट्स ले आए। इसीलिए आज हैदराबाद में लाखों को नौजवानों को नौकरी मिल रहा है। रिक्शा चलाने वाले सुकून से जी रहा है, ऑटो चलाने वाले सुकून से जी रहा है, टैक्सी चलाने वाले सुकून से जी रहा है, सेंटरिंग काम करने वाले सुकून से जी रहा है। क्लास और फॉल सीलिंग हर चीज के जो अनपढ़ है उन लोगों के लिए हाथ का काम सीख लिए, ड्राइवर के काम सीख लिए, कुछ भी सीख गए तो महीने को 20-25 हजार कमाने के मौका लाखों गरीब बच्चों को नौजवानों को नौकर मिलने का एक माहौल बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी मेहनत के वजह से कम से कम 400-500 बड़े बड़े आईटी कंपनीज है। फार्मा इंडस्ट्री में हजारों कंपनी यहां पर आगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो गए। चाइना से हैदराबाद कंपटीशन ले रहा है। इतना अच्छा शहर को कुली कुतुबशाही से लेकर निजाम नवाब और कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है, तो आज के तारीख में केसीआर और अमित शाह जी ने फिर तोड़ने में लग गए। ये तोड़ने के लिए असद भाई पूरा माहौल को संभाल रहे। ये छोड़ दो, बीजेपी टू एमआईएम टू बीजेपी वया टीआरएस, ये नतीजा मुसलमान भाई समझना। ये नतीजा, ये तेलंगाना में जो भारतीय जनता पार्टी हमला कर रहा है, वजह एमआईएम और टीआरएस। जब कांग्रेस को कमजोर करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं 2-4 दिन से असद भाई का भाषण सुन रहा हूं, अरे कांग्रेस पार्टी खत्म हो गया है जी, कांग्रेस पार्टी क्यों वोट दे रहा बोल के असद भाई ने हर जलसा में बोल रहा है। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गया बोल के आप जो बोल रहे हैं ना, 1 मिनट के लिए मैं आपको यकीन करता हूं, फिर किसको देना? भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मुसलमान है। अगर टीआरएस को दिए तो ये जाके मोदी के गोद में बैठ रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर रखने का इल्जाम क्या है? अरे ये लोग मुसलमानों को बहुत चाहता है, ये लोग माइनॉरिटीज को अपीजमेंट में लग के रहता है, ये लोगों को मुसलमानों से माइनॉरिटी से जितना जोड़ के है, मेजॉरिटी लोगों से कांग्रेस पार्टी साथ नहीं चल रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी यही इल्जाम लगा रहे हैं ना हमारे ऊपर। ये इल्जाम किसका मतलब क्या है? तो हम सेक्युलर फैब्रिक को बचाने के लिए हर आदमी को हमारे साथ लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर हमला कर रहा है। ये जो जीएचएमसी म्युनिसिपल इलेक्शंस में आप समझो 50 एमआईएम के हाथ में, 100 टीआरएस के हाथ में, 150 वही लोग हैं और 50 एक्स ऑफिशियो वो दोनों के हाथ में है। अभी सवालात करने वाले कौन है भाई अंदर? गरीब का आवाज बनकर बोलने वाले कौन है अंदर? फिर सब 100/100 आप ही था, क्यों डबल बेडरूम घर नहीं दिए? घर घर को नौकरी क्यों नहीं दिए? ये मिशन भगीरथा में हर घर को पानी क्यों नहीं दिए? करंट बिल कोरोना के टाइम पे 3 महीने का एक बार गिन के 500-600 भरने का 2000-3000 तक वसूल किए। नल का बिल, घर का टैक्स, रोड नहीं है, साइड ट्रेन नहीं है, बारिश आए तो
50 साल 30 साल मेहनत करके कमाए सो पलंग कहाँ गए, टीवी गए, फ्रिज गए, ग्राइंडर गए, बच्चों का किताब गए, पहनने का कपड़े गए, सब कुछ चले गए, पूरा पूरा जिंदगी सर्वनाश होकर बाजार में खड़े रह गए। जो हम लोग लड़े हर घर को 50,000 देने के लिए, मैं लड़ा आम जनता के लिए, तब सरकार 10,000 देने के लिए ऐलान किया। चलो भाई 10,000 भी दिए, गरीब लोगों को कुछ फायदा बोले तो गरीब के नाम पर 10,000 लिखकर 6-7 हजार टीआरएस वाले ने खा लिए। क्यों असद भाई नहीं पूछ रहा? क्यों भारतीय जनता पार्टी जान नहीं चला रहे? दिल्ली में सरकार है जो करप्शन एलिगेशन जो केसीआर के खिलाफ जो बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी, किसने रोक रहा है आपको? क्यों ईडी इंक्वायरी, इनकम टैक्स इंक्वायरी, सेंट्रल विजिलेंस एनफोर्समेंट इंक्वायरी क्यों नहीं चल रहा है? क्या अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और टीआरएस के दोनों के बीच में? हमेशा पावर परचेज में करप्शन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में करप्शन, पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में करप्शन, हैदराबाद लैंड डीलिंग्स में करप्शन, ये सब कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी लीडर्स लगवा रहे हैं। और किशन रेड्डी साहब ने यह कह रहे हैं कि मेरा टेलीफोन टैपिंग हो रहा। अरे भाई समझो आप मंत्री जी है, आपके हाथ में आप एक दस्तखत किए तो आप जांच कर सकते हैं। आपका ही मंत्री, गृह मंत्री रहकर आपका फोन टैपिंग हो गए तो फिर किसने बचाना है? पाकिस्तान से इमरान खान आना है क्या आपके लिए? आकर आपको बचाने के लिए किसको बुलवाना चाह रहे हैं? अमित शाह जी है ना, आप लेटर लिखो, खत लिखो, होम सेक्रेटरी एक खत लिखो, इमीडिएट 24 आवर्स इंक्वायरी चलेगा। ये जो भी करप्शन है, ईडी, इनकम टैक्स, विजिलेंस, गृह मंत्री कर सकते, सीधा सीधा उन्होंने ऑर्डर दे सकते। जब नेशनल डिजास्टर, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट कम्स अंडर यूनियन होम मिनिस्टर। जब बारिश आया था, पानी में डूब गए, बीइंग एन होम मिनिस्टर यू आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक अप द नेसेसरी एक्शन। मिस्टर किशन रेड्डी, आप क्यों भाग रहे हैं? वो फोन में बोल रहे हैं, अरे हम आए तो एमआरओ भी नहीं आ रहा, मेरा काबिलियत तो एमआरओ के बराबर नहीं है क्या? मैं याद दिलाना चाह रहा हूं किशन रेड्डी साहब, आप एमपी है, आप पार्लियामेंट, आप मिनिस्टर है, अगर आप आए बोले तो चीफ सेक्रेटरी, म्युनिसिपल कमिश्नर, सब लोग आपके पीछे आकर जो डिजास्टर मैनेजमेंट में उसमें शामिल होना। अगर वो नहीं है तो आप स्पीकर को कंप्लेंट दिए तो 24 घंटे में उन लोग सस्पेंड हो जाते। आप कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे? अगर बंडी संजय का दस्तखत कोई किसी ने फोर्जरी किए तो कहां जाना? बंडी संजय पुलिस स्टेशन को जाना, नहीं तो भाग्यलक्ष्मी मंदिर का नहीं जाना। बंडी संजय पुलिस स्टेशन में जाके फिरियाद क्यों नहीं दिए? अगर उनका दस्तखत कोई किसी ने फोर्जरी किया बोले तो, अगर स्टेट मिशन से आपको भरोसा नहीं है तो इमीडिएट यूनियन होम मिनिस्टर बीइंग एन एमपी, अगर किसी एमपी का सिग्नेचर कोई फोर्जरी किए तो यूनियन होम मिनिस्टर कंप्लेंट किए तो इमीडिएट सीबीआई इंक्वायरी कर सकते हैं। वो छोड़ के बार बार भाग्यलक्ष्मी मंदिर का नहीं क्यों जा रहा है? इसका मतलब हिंदू मुसलमानों के बीच में आपस में लड़ाई बना के ये म्युनिसिपल इलेक्शन में फायदा के लिए कोशिश कर रहा है। इसको रोकना बोले तो टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। ये दो एक ही है, सिक्के के दो तरफ है, टीआरएस और बीजेपी। बीजेपी के लिए ये आउटसोर्सिंग एजेंसी है टीआरएस, टीआरएस के लिए एमआईएम आउटसोर्सिंग एजेंसी है। दिस इज ट्रायंगल लव स्टोरी। असद साहब केसीआर को प्यार कर रहा है, केसीआर साहब मोदी साहब को प्यार कर रहा है, मोदी साहब असद साहब को इशारा कर रहा है। ये तीनों के ट्रायंगल लव स्टोरी है। ये पूरा हिंदुस्तान समझना है ना, तेलंगाना प्रदेश नहीं है। इसके वजह, इसके नतीजे पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दीवार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी। इसको समझाना, लोगों को बोलना, ये हैदराबाद इतिहास को बचाने का है। केसीआर साहब आने के बाद हर निजाम निशान को उन्हें तोड़ देने के लिए कोशिश कर रहा है।
जो प्रगति भवन बनवाया, वहां पर निजाम के टाइम पे जो बंगले बनवाया वो तोड़ दिए। जो निजाम के टाइम में जो उस्मानिया हॉस्पिटल बनवाया उसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। जो सैफाबाद पैलेस सेक्रेटेरिएट में था, निजाम सरकार जहां से फाइनेंस डिपार्टमेंट चलाया उसको तोड़ दिए। कभी भी कोई राज दूसरे राज पर हमला कर कर अगर हासिल कर लिए तो पुराना राज का, पुराना शहनशाह का पूरा तोड़ दे के नया राज आया बोल के, नया शहनशाह है बोल के दिखाने के लिए पुराना जो भी है उड़ते देते। वो इतिहास है। केसीआर साहब ने चीफ मिनिस्टर नहीं समझ रहा है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझ रहा नहीं। उनके परिवार लड़के हिंदुस्तान से तेलंगाना हासिल कर लिए, इसका महाराजा वही समझ रहा है। महाराजा का बेटा युवराजा इसका वारिस है, विरासत में उनके बेटे को नौकरी देने के लिए कोशिश कर रहा। सलार साहब ने विरासत में हमारे असद साहब को कुर्सी दिए, वो कुर्सी का कीमत असद साहब समझ रहा नहीं। अगर आज सलार साहब ने अगर जिंदा रहा तो असद भाई को दर इस्लाम से धक्का मारकर बाहर भेजता था। केसीआर जैसा झूठे के साथ दोस्ती किए, वो झूठे जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े ना। अगर सलार साहब जिंदा रहा तो ऐसे हरकत नहीं होता था। हमको पूरा उम्मीद है सलार साहब रहा तो ये तेलंगाना प्रदेश में ऐसे काम नहीं होता था। मैं आज मेरा गुजारिश है असद भाई से, ये हिंदुस्तान को जोड़ने में आप सोचो। अगर आप कुछ भी राजनीति में फायदा के लिए एमआईएम पार्टी को आप दूसरे प्रदेशों में कुछ सीटों के लिए आप कोशिश किए तो इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू हेल्प एनडीए एंड भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए सलार साहब ने उनको लंदन भिजवा कर बैरिस्टर पढ़वाया। साहब को सब कुछ मालूम है, सलार साहब को, सलार साहब के बेटे को। विरासत में आपको जो कुर्सी मिला, दरइस्लाम मिला, इसको बचाओ, उसको कदर करो। दरइस्लाम का मतलब समझो। आपके वजन कितना है ये तेलंगाना प्रदेश का अब समझो। आप जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार समझकर सलार साहब ने आपको विरासत में वो दिए। गैर जिम्मेदार से अगर काम किए ना, ये तेलंगाना को बहुत कुछ डैमेज होगा। इसीलिए तेलंगाना प्रदेश जनता से मेरा एक ही गुजारिश है, भारतीय जनता पार्टी को हरा दो। और मेरा मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश है मेरा, टीआरएस पार्टी को हरा दो। क्योंकि आपके वोटों से टीआरएस पार्टी जीत रहे। आप असद भाई के कहने के वजह से आप टीआरएस को वोट मत दो। असद भाई के ऊपर प्यार रहा तो घर पर बुला के बिरयानी खिलाओ, कुर्बानी खिलाओ, शेरवानी सिलाओ हमारे असद साहब को, मगर वोट मत दो। और उनके कहने के वजह से आप लोग टीआरएस को वोट दिए तो कल के दिन आने वाले जो नौबत है वो किसी ने नहीं रोक सकता। आने वाले तूफान में हम लोग सब मर जाएगा। एक ना एक दिन बीजेपी वाले हिंदुस्तान में या हैदराबाद में हिंदू मुसलमानों के आपस में लड़ाई करके अपने खून से मूसी में अपना खून बहने के लिए कोशिश कर रहा है। ये रोकना बोले तो काले मुसलमान भाइयों के हाथ में है। साजिश समझकर हैदराबाद बचाने के काम मुसलमान भाइयों ने उठाना है। धन्यवाद पत्रकार मित्रों। थैंक यू रेवंत रेड्डी साहब, शुक्रिया आपका। अब जो है सवाल जो आपका सेशन है, आप सबसे पहले अपना नाम और अपने ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ देते हुए सवालत कर सकते हैं।
यहां पर मैं आधा घंटे से यही समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी 2018 इलेक्शन में 30% वोट मिले, 19 सीटें मिले, 19 से 12 हमारा दुश्मन खा लिए। इसके वजह कांग्रेस कमजोर दिख रहा। अभी लोगों को ऐसा ये हो गया, महसूस हो गया, बार बार टीआरएस वाले ये कह रहा है कि अरे भाई आप कांग्रेस को वोट दिए तो उनको हम खरीदते, क्या फायदा उनको वोट देने से? अगर आप सीधा सीधा टीआरएस को वोट दो, अगर आप कांग्रेस को वोट दिए तो कांग्रेस वाले को हम खरीद लेते, फिर बाद में आपका काम देख लेते बोल के डरा रहे। इसके वजह से ऐसा हो रहा। कांग्रेस पार्टी ये अप एंड डाउन बहुत दे के सत्ता में कुर्सी में बैठना, कुर्सी से उतरना। 94 में आपको पता होगा 294 एमएलए से 26 एमएलए मिला जब पीजार साहब ने सीएलपी लीडर था। फिर वो लड़के पूरे कंबाइंड आंध्र प्रदेश लोगों को समझा के 2004 में 250 सीट मिले। मतलब आज कुछ तकलीफ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर हमारे पार्टी नेता और पार्टी पूरा इसके एरिया में जो हो रहा है उसको समझ गए। अभी कैसे भी लीडरशिप भी बदलने के लिए अभी हाईकमांड सोच रहा है। आने वाले दिनों में एक अच्छा डिसीजन होगा। हम लोग तेलंगाना जनता को एक भरोसा दिलाकर फिर जो तेलंगाना डीएसओ कांग्रेस पार्टी को ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है इसको संभालना, हम लोग सही सलामत तेलंगाना में हुकूमत चलाएगा। जरा ऊंची आवाज भाई। भाई जो 7 साल से तेलंगाना प्रदेश में हो रहा, हम लोग खाली मजलिस को दोषी बना के नहीं बोल रहे। तेलंगाना में एक एक जगह में एक एक माहौल है। वो माहौल के हिसाब से हमने ये कहा टीआरएस पार्टी ने जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है उन लोगों को खरीदना शुरू किए। जीतों में अफगान को टीआरएस आसानी से खरीद ले रही थी। मेरा सवाल वही है। अभी ये पार्टी का कमजोरी नहीं है, आदमी का कमजोरी है। बिकने वाले हर जगह में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से भी परसों निजामाबाद एमएलसी इलेक्शन के टाइम पे लोग बिक गए। परसों जुबली में कंटेस्ट किया, श्रीधर रेड्डी ने बिक गए। मतलब बिकने वाले हर जगह में रहेगा। कभी कीमत 5 पैसे का कीमत रहा तो 5,000 रुपए दे रहे खरीदने वाले, क्योंकि एक मिनट मेरा क्लियर कर हो जाए साहब, आप बोल रहे हैं बात सही है अपनी जगह पे। बिकने वालों की गलती है, यानी कांग्रेस लीडरशिप इतनी कमजोर हो चुकी है कि खुद कांग्रेस के लीडर्स को कांग्रेस को भरोसा नहीं रहा। या लीडरशिप बदल दीजिए या फिर पार्टी आप ऐसी ये राग अड़ाते नहीं कि मंजिल की वजह से हम कमजोर हो रहे हैं। मैं आपको आई एम फेल टू impress you with my views. So मैं इतना कहना चाह रहा हूं, जो तेलंगाना प्रदेश में तेलंगाना आने के बाद जो माहौल बने उनके कारण केसीआर है। केसीआर का दोस्त असद साहब है। अगर दोस्त गलती किए तो सही रास्ता में उनको ले आने का दोस्त का काम है। मगर वो रास्ता में जाने वाले को बार बार आप जो मदद दे रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे, ये गलत है। या ऐसे गलत काम नहीं करना बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूं। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। दूसरा, हमारा पार्टी में जो चुनकर आए उन लोग
वीक माइंड और ओवर एम्बिशियस, ये दोनों के कारण से या पदवी या मंत्री या कुर्सी के लिए कोई थोड़े लोग बिक रहे या पैसों के लिए लालच में थोड़े लोग जा रहे हैं। ये कुछ दिन रहेगा। हमेशा जब राज्यों से लेकर डेमोक्रेसी तक ये ऐसा उधर इधर करने वाले, बिकने वाले, खरीदने वाले, ये हमेशा रहेगा। मगर दिस इज ओनली टेम्पररी फिनोमिना। रास्ता क्या लीडरशिप बदलने की जरूरत है तेलंगाना में? इसको बदलना जरूरी है। ये कांग्रेस से भी आवाज उठ रही है। और लीडर कौन होना चाहिए? रेवंत रेड्डी खुद होना चाहिए या कोई और? ये सवाल मानिक ठाकुर जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है उनसे पूछे तो सही जवाब आपको मिलेगा। जब मेरे से नीचे जो होगा इसका जवाब मैं दूंगा, जो मेरे से ऊपर होगा उसके लिए मानिक ठाकुर जी है। मानिक ठाकुर आपको सही जवाब देगा। मैं जो भी बोलेगा आप फिर सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि मैं जो समझे वो जवाब नहीं मिला बोल के फिर दोबारा आप पूछेगा। कैसे भी उत्तम अन्ना जी का 2015 में उनको अपॉइंट किया कांग्रेस पार्टी में, कभी सदर बने तो 3 साल के लिए बनते। 2018 में उनका खत्म हो गए। 2018 फरवरी में फिर रीअपॉइंट किए। 2021 में 21 फरवरी को उनका टर्म खत्म होने वाले। आने वाले 1-2 महीना में आप जो चाह रहा है वो हो सकता बोल के मैं समझ रहा हूं। धन्यवाद। मेरा नाम अबू अहमद है। देखिए, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जहाँ पर एमआईएम के कैंडिडेट ठहरे हुए हैं वहाँ पर मुसलमानों से अपील करें कि एमआईएम के कैंडिडेट को जिताने के लिए, और जहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट ठहरे हुए हैं उनको मुसलमानों से अपील करें। तो क्या आपने असद साहब में कुछ ऐसी बातचीत हुई कि जो आप खुद अपील कर रहे हैं कि एमआईएम के कैंडिडेट को जिताने की? और जब कभी भी आप अपनी तकरीर करते हैं तो असद साहब को बोलते हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त, ये ऐसा दिख रहा है कि वन साइड मोहब्बत है। उन्होंने कभी आपका जिक्र नहीं किया। अबू साहब, अब समझने में गलतफहमी है। मैं फतेहनगर अल्लाहपुर जो कुकटपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हमेशा हमारे मुसलमान भाइयों से एक ही फरियाद है, साहब हम लोगों को हमेशा ओल्ड सिटी में सीटां देते। ओल्ड सिटी में एमआईएम पार्टी को हमारे मुसलमान वोट दे रहे, अब नया सिटी में क्यों नहीं देते? नया सिटी में दिए तो हम लोग जीत सकते बोल के। तो इसीलिए मैं सोचकर इस बार कुकटपल्ली असेंबली में 10 सीट रहा तो 2 मुसलमानों को दिए। मैं फतेहनगर और अल्लाहपुर में कौसर बेगम को अल्लाहपुर में दिया, फतेहनगर में मैं अहमद को दिए। तो वहां पर जब मैं प्रचार के लिए गया था तब ये मुसलमानों के मोहल्ला में मैं गया। मैं जाकर उनसे ये कहा, देख भाई यहां पर एमआईएम पार्टी नहीं है। अगर आप लोग ये मुसलमान बच्चों को, ये मेरे बहन को अगर आप वोट नहीं दिए, दोबारा कोई पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देने वाले हैं। क्योंकि मुसलमानों को वोट दिए तो खुद मुसलमान वोट नहीं डाले तो अभी जीतेंगे कैसे? हमारा पार्टी में चर्चा हो रहा है, अरे क्यों भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो एरिया में हिंदूज को देना था क्यों मुसलमानों को दे रहे हैं आप? वो कैसे भी मुसलमान नहीं देते ना हिंदू भी नहीं डालते। अब डिपॉजिट भी मिलने वाले हैं नहीं है बोल के हमारे आपस में कुछ चर्चा चला। तो मैं बोला नहीं भाई, ये हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलना, ये जो सेक्युलर फैब्रिक को समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। जो ओल्ड सिटी में जहां पर एमआईएम है आप लोग एक लाइन ले सकते हैं, जहां पर एमआईएम नहीं है, एमआईएम कहने के वजह से आप टीआरएस को वोट डाल रहे हैं। ये वोट इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू बेनिफिट मोदी। इसीलिए मुसलमानों से मैं गुजारिश किया, कांग्रेस पार्टी को इस बार जिताओ। ये चुनाव में ये मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं है या प्रधानमंत्री का कुर्सी नहीं है। ये जो जीएचएमसी में आम जनता के लिए, खासकर मुसलमानों का गरीबी और डबल बेडरूम घर के और निरुद्योग जो युवता है उन लोगों नौकरी के लिए आवाज उठाना बोले तो इन लोगों को जिताने के लिए मैं ऐलान किया। मगर कुछ मीडिया ने ये कहा, मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर वो प्यार किए नहीं किए, मेरे को पहचानते नहीं पहचानते,
होशियार समझता, डेढ़ होशियार समझता मेरे असद भाई, मेरे को कुछ भी समझने दो। मैं ये नहीं कहता हूँ, उनको एक इंप्रेशन होगा, मेरा इंप्रेशन को नहीं बदल सकते। मैं उनको दोस्त मान रहा हूँ, वो नहीं माने तो मेरा गलत नहीं है ना। मैं आज भी बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे गाली भी दिया, डेढ़ होशियार भी बोले, मगर मैं उनको दोस्त समझ रहा हूँ। दोस्त बोले तो कुछ नहीं समझना बोल के मैं समझ रहा हूँ। मेरा गुजारिश एक ही है असद भाई से, आपको सलार साहब ने विरासत में दारुसलाम दिए, एमआईएम पार्टी दी, आप मनमानी से पार्टी को नहीं चला सकते। जो माइनॉरिटीज के लिए जो पार्टी काम करना है, माइनॉरिटीज भला के लिए उन्होंने डिसीजन लेना है। आप जहां पर एमआईएम का हक होगा, जहां पर उन्होंने इलेक्शन में राजनीति में अगर लड़ रहा है वोट मांगना, जहां पर उन्होंने नहीं है, इन लोगों को जबरदस्ती नहीं कर सकता उन्होंने ये पार्टी को डालो वो पार्टी को डालो। ये मुसलमानों का हक है जिसको वोट देना जिसको नहीं देना। मगर असद भाई क्यों जबरदस्ती कर रहा है इन लोगों के ऊपर? नहीं 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 नहीं, आप इधर ही जाओ, यहां गए तो ठीक होगा। मगर वहां गए तो वो ले जाके यहां पर दिखता कार, दिल्ली जाने के बाद कमल बन जा रहा है। अब 14 एमपी सीट जिता है तो 14 एमपी में बार बार मोदी को मदद दिए। असद साहब पार्लियामेंट में ही है ना, उनके आंखों के सामने हो रहा, वो हाथ उठा रहे टीआरएस वाले मोदी के साथ, ये हम मोदी के साथ है बोल के, वो हाथ आई नहीं दिख रहा, खाली कांग्रेस का हाथ दिख रहा असद साहब को। इसीलिए मेरा अच्छा भी दोस्त हो मगर गलत रास्ता में जब जाता है, दोस्त को समझाने का काम मेरा है। कहावत है, अच्छा दोस्त को 10 दे के साथ लेना, बुरा दोस्त को 10 दे के छोड़ देना। तो इसीलिए असद साहब को मैं अच्छा दोस्त समझ रहा हूं बोल के, इसीलिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं। उनका दोस्त अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, गलत दोस्तों से गए तो आपको भी गलत समझते, छोड़ दो ऐसे ऐसे जोड़ी बोल के मैं असद साहब को गुजारिश की है। इसीलिए मैं मेरे कहने का मेरे को पर्सनली कुछ मिलने का नहीं है। पर्सनली मैं माइनॉरिटी कॉलेज में जाकर ये मेडिकल सीट या इंजीनियरिंग सीट पूछने वाले नहीं है, नहीं तो जो दरसलाम में बैंक है लोन भी पूछने वाले नहीं है। मैं डेक्कन हॉस्पिटल में कुछ हिस्सा मांगने वाले भी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान यहां पर जो सेक्युलर फैब्रिक है, इसको बचाने का काम असद भाई के ऊपर कितना वजन है, मेरा ऊपर भी उतना ही वजन है। ये वजन संभालना, लोग भरोसे करके हम लोगों को ये वजन दिए। सलार साहब रहा तो ऐसा नहीं होता था। मैं यकीन से कह रहा हूं, अगर सलार साहब जिंदा रहा तो असद साहब ने अगर नींद में भी टीआरएस के साथ जाने के लिए अगर सोचे तो भी सलार साहब ने इसको रोकता था। मगर आज के तारीख में उसको बोलने वाले कोई भी नहीं है, वही बड़ा बन गए, सब लोग छोटा हो गए। मैं हाइट की नहीं बात कर रहा हूं, पोजीशन की बात कर रहा हूं। कैसे भी असद साहब मालूम है ना आपको, हाँ, तो मैं वो हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, शेर के हिसाब से बोल रहा हूं। वो सदर साहब है, सब कुछ संभालना। हम लोग जब सत्ता में थे, हम टाटा बिरला को हिंदुस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बनवाए। जब बीजेपी आने के बाद अदानी अंबानी आ गए, ये हर आदमी का अलग अलग ढंग रहता, अलग अलग सोच रहता। हम लोग मीडिया को न्यूट्रल रहना बोल के सोचे। पॉलिटिकल पार्टी ओन्ड मीडिया थ्रेट फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि जो अपने सामने वाले पार्टी में जो भी लीडर होगा उसको मिलान कर देना, अपन कितना भी गलतियां करो उसको छुपाने का काम में रहेगा। इसीलिए कभी कांग्रेस पार्टी ने मीडिया रखने के लिए नहीं सोचे, मीडिया के ऊपर कंट्रोल करने के भी नहीं सोचे। हम लोग जो
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया मीडिया के लिए। मतलब जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होगा ट्रांसपेरेंट रहने के लिए हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ला लिए। मगर ऐसे नया नया कुछ ऐसी आते रहता है। जब क्या बोलते दो चार बीच में यह है ना, व्हाट इज दैट फ्लूस इन रोगा, स्वाइन फ्लू, उसके बाद और कुछ है ना, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, ऐसे है ना। ऐसे कब कब बीच बीच में ऐसे आते रहता है, उसका दवा मिलते रहता है। मीडिया में भी ऐसी कुछ ये आगे उसको दवा मिलने वाले हैं। भैया मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पुअर है, इंडिविजुअल से रिच है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग है, पार्टी का इंटरेस्ट अलग है। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे कह रहा है कि पूरे पार्टी भी रिच हो गया, तो रिच पीपल को साथ में ले आकर कुछ चला रहे। एक नया जमाना आ गया, उसको ये नया जमाने में कैसे करना, कैसे आगे जाना भी सोचना है। बराबर आप जो याद दिलाया मेरे को, हमारे इंटरनल पार्टी प्लेटफॉर्म में मैं डिस्कशन लेकर और उसके बाद जो नतीजा निकलेगा पार्टी के ओर से हम लोग आगे चलने वाले हैं। पहला सवाल जो उठाया आप, वो गलत फहमी है। नेशनल लेवल लीडरशिप वीक कमजोर नहीं हुआ है। जब कुर्सी में नहीं बैठे तो आपको कमजोर दिखेगा। 2004 में कौन था? एनडीए सरकार को हरा देकर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनवाया है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। कभी भी हिंदुस्तान जो राजनीति में कुर्सी में बैठे तो बहुत ताकत वाले दिखता, कुर्सी से उतर जाने के बाद बहुत कमजोर दिखते। तो कांग्रेस पार्टी जब जब आपको कमजोर दिखे फिर हवा में उठ के कुर्सी में बैठे। 2004 में वाजपेयी जी शाइनिंग इंडिया बोल के स्लोगन लेकर आए, तब कांग्रेस पार्टी में कम से कम दूर से दूर भी कोई लीडर नहीं दिखा। मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनकर कुर्सी में बिठाया। तो मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर बनवाया। 10 साल कितना अच्छा राज चला है। इकोनॉमी ऑफ इंडियन इकोनॉमी कितना ग्रोथ हुए आप लोगों को पता है। 14 के बाद एक 10 साल उनको मौका मिले, ये 10 साल का फिनोमिना है। ट्रंप भी जब तक कुर्सी में बैठा पूरे वर्ल्ड को बहुत क्या बोलते बहुत ताकत वाले, परसों हारते ही पागल जैसा दिख रहा है अपने को। तो कल के दिन जैसा ट्रंप हार गए वो ही सब मोदी को लगेगा, केसीआर को लगेगा। ये तीनों एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। मतलब झूठ को, ये गोबेल्स के कजिन से झूठ बोलने में माहिर है। झूठ फैलाने में इन लोगों को डॉक्टरेट मिले। ट्रंप का एक खत्म हो गया, बाद में मोदी का होगा, उसके बाद केसीआर साहब का होगा। ये तीनों एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। इन लोगों को हिंदुस्तान में सबको पता है। आप बिहार में देखा, सब लोग कोशिश किए एक बच्चा के खिलाफ। 30 साल का लड़का है तेजस्वी यादव, उनके खिलाफ असद साहब ने लड़ा, उनके खिलाफ नीतीश कुमार ने लड़ा, उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने लड़ा। ये तीनों मिलकर भी उनके खिलाफ लड़े।
फिर भी उन जीतने के बाद भी उनके 20 सीटें एनडीए वाले डिक्लेयर कर लेके सरकार बनाए। मगर ये 30 साल का लौंडा आप ये तीनों को लिपट के मारा। वही हिंदुस्तान जनता की ताकत है। वो आदमी पहलवान रहने से दंगल लड़ने वाले, अगर ऐसा रहा तो शास्त्रीपुरम में अपने क्या है नाम है जी, उनके 10 बेटे वस्ताद आए, देखो आंध्र केसरी मारते हमेशा। शास्त्रीपुरम में उनके बेटा पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया, चांद पहलवान। अगर लीडर अगर उस्ताद जैसा रहना बोले तो चांद पहलवान पूरा हिंदुस्तान को 10 बेटों से कब्जा कर लेता था। दिखने का अलग है। कांग्रेस पार्टी वेल रिसीव्ड आजाद साहब के एडवाइजेस। ही इज आवर वरिष्ठ नेता। 50 years he worked with इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी। लास्ट 40 years यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेकर जनरल सेक्रेटरी, जब आजाद साहब ने जनरल सेक्रेटरी बना तब पूरा हिंदुस्तान में 4 ही लोग था, 4 ही लोग संभालते थे पूरा हिंदुस्तान को। ऐसा वरिष्ठ नेता जो भी कहा, पार्टी विल टेक ए सीरियस व्यू ऑन दैट एडवाइजेस। ही इज आवर असेट, ही इज आवर फेस ऑफ कांग्रेस पार्टी। इनके एडवाइस को हम बहुत सीरियस लेते। इंटरनल प्लेटफॉर्म में हम लोग चर्चा चलेगा। जैसा आजाद साहब ने कहा उसको ध्यान पे रखकर आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। अभी मदद के मामला आपको मालूम है, जो कुर्सी में बैठे से वाले को मदद नहीं मिल रहा है किसी को। अभी नीचे कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेटों को मदद, अभी आजकल क्या बोलते, गेम रूल इज चेंज्ड। इससे पहले बीफार्म देना ही बड़ा मदद था, अब बीफार्म लेना बहुत कमजोरी हो गए, क्योंकि हर चीज को खरीदना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी वो फिलॉसफी अभी समझे नहीं, वो समझने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्द हमारे फिलॉसफी भी कुछ करेक्शंस, क्योंकि हम लोग टेस्ट प्लेयर्स हैं, उसके बाद वनडे क्रिकेट आए, अभी 2020 आ गए, तो टेस्ट प्लेयर से लेकर अभी 2020 तक हम लोग कन्वर्ट होना है। हम लोग जल्द से जल्द हम कन्वर्ट होकर ये करेंगे। मैं ये भी और एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, बहुत लोग पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने मेट्रो रेल लाए, हम लोग फलकनामा तक लाए, मगर टीआरएस सरकार जानबूझकर गौलीगुड़े तक रोक दी है। गौलीगुड़े से फलकनामा तक 5 किलोमीटर मेट्रो रेल नहीं बनाया, मगर एलएनटी वाले वो पैसे उठाए। वहां से फलकनामा से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 9 किलोमीटर है, वो भी अप्रूवल किए, वो भी कैंसिल कर दिए टीआरएस सरकार ने। अगर गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा, फलकनामा से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगर मेट्रो रेल बनाए तो ये मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पूरे वर्ल्ड में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जहां पर होगा वहीं बनाते। ये एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अगर मेट्रो फलकनामा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है तो ओल्ड सिटी डेवलप होगा, ओल्ड सिटी में हर लोग आना जाना होगा, हर लोग जाना अगर आना होगा तो यहां पर जो लोग कब्जा करके बैठा हुआ है उन लोगों के हाथ से ये निकल जाएगा।
तो वो हुकूमत से मिलकर ये काम रोक दिए। अगर सही हुकूमत से लड़ना है तो एमआईएम पार्टी ओल्ड सिटी में अगर मेट्रो रेल रोकने के वजह से टीआरएस को वहां टीआरएस वाले को अगर वहां कंटेस्ट करने के लिए भी बाइकआउट करना था। आज के तारीख में गच्चबौली से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेट्रो रेल बना रहे 30 किलोमीटर 31 किलोमीटर से वो। अगर कोई गरीबी मेट्रो में अगर एयरपोर्ट को जाना है तो ओल्ड सिटी वाले चार मीनार खासकर गौलीगुड़ा या नहीं है तो जुबली बस स्टेशन या कहीं ना कहीं ये पुराना शहर से जाना बोले तो 50 किलोमीटर के लिए पैसे देना पड़ता। यहां से गच्चबौली तक 20 किलोमीटर, गच्चबौली से वहां से 31 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आसपास अपना पैसे देना पड़ता। और यहां पर 9 किलोमीटर बनाए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्शन मिलेगा। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकले तो फलकना के बाद गौलीगुड़ा के आजू बाजू में गौलीगुड़ा बस स्टैंड है, नामपल्ली रेलवे स्टेशन है, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन है। लोग दूर दूर को जाने के लिए भी ये, उसके बाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, उसके बाद जुबली हिल्स बस स्टेशन, जुबली बस स्टेशन, ये 25 किलोमीटर के अंदर ये सब है। मगर गरीब लोगों को ये मेट्रो दूर करने का एक साजिश चल रहा है। हुकूमत से जो ओल्ड सिटी कब्जा कर लिए सो पॉलिटिकल पार्टी, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर मेट्रो रेल। वहां से जो बना रहे और 20,000 करोड़ रुपए पब्लिक के ऊपर लोन लेने वाले हैं गच्चबौली से। वो एरिया में जो हुकूमत में है उनके रिश्तेदारों का कम से कम 15-20 हजार एकड़ खरीदा रियल एस्टेट वेंचर्स के लिए। ये मेरे कहने बेहतरीन प्लान है। जो उर्दू मीडिया के जो जर्नलिस्ट है, आप लोगों को एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं मिला, आरोग्य भद्रता कार्ड नहीं मिला, आप लोगों को कोई रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं है। उर्दू इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ तेलंगाना। मगर अनफॉर्चुनेट उर्दू मीडियम के कोई लेक्चरर्स टीचर्स नहीं है। जिस दिन 2009 में मैं कोडंगल में कंटेस्ट किया था, मैं ऐसे अचानक कई मोहल्ला में ज़्यादा मुसलमान लोग गए थे, वहां पर गए थे, तो वहां के सदर साहब ने आकर मुझे कहा, साहब हमारा जूनियर कॉलेज में उर्दू मीडियम है, हमको कोई टीचर नहीं है ना लेक्चरर नहीं है, हम लोग आपस में पैसा जमा कर लेके सेल्फ फाइनेंस सिस्टम में हम लोग चला रहे, आप क्या कर सकते हैं? तो मैं बोला मैं सरकार से दिलवाता हूं, अगर सरकार से नहीं मिला, मेरा खुद का पैसे जेब से मैं देकर चला तो बोल के मैं बोला 10 साल मैं चलाया स्कूल और जूनियर कॉलेज इन उर्दू मीडियम। एवरी मंथ आई वॉज पेड 40,000 रुपीज फॉर देयर सैलरीज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर आदमी को जैसा हिंदूज में तिरुपति जाने के लिए यह ख्वाहिश रहता है, ऐसी मुसलमानों में हज को जाने के लिए को उनके पूरे जिंदगी में एक बार तो भी गरीब से गरीब तक हर मुसलमान को एक ख्वाहिश रहेगा, अरे मेरा इस जिंदगी में एक बार तो भी हज को जाना है। तो मेरे को 5 मंडल है, एक एक मंडल को एक एक मुसलमान को 5 मंडल से 5 मुसलमानों को हर साल मेरे पैसे से, मेरे कमाई के पैसे से, मेरे नीयत के कमाई पैसों से हर साल 5 लोगों को मैं हज को भिजाया। मैं सेलेक्ट नहीं किया उन लोगों को,
जो बड़े लोग हमारे वहां पर मस्जिदों में, जो मदरसा में बड़े लोग रहता है मजहब के, उन लोगों लिस्ट देना मेरा काम नहीं है। वो किसको देना किसको नहीं देना, अगर मैं देना चाहा तो मेरा पार्टी वाले आते, साहब मैं आपका पार्टी का हूं, मुझे ही दो, तो बोलता हूं साहब, बोलता हूं सरकार। तो हर साल मैं कुछ भिजवाए 10 साल। उसके अलावा मेरे पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 72 मस्जिदां हैं। हर रमजान आने से पहले हर मस्जिद को हमारे बच्चे जाके, मेरा रेवंत मित्र मंडली है, उसका स्टेट प्रेसिडेंट आसिफ अली खान, पूरा स्टेट को संभालता हूं। तो मेरे कोडंगल कॉन्स्टिट्यूंसी में 72 मस्जिदां हैं। हर मस्जिद को जाकर कितने टोपी होना, कितने चदर होना नीचे डालने का, पीने का पानी के लिए नल है या फैन है या कोई कूलर होना, ये सब कुछ लिखकर रमजान आने से 2 दिन पहले हर मस्जिद को पहुंचाता है। उनका काम है, पूछने का नहीं है, पूरा लिखा लेके 72 मस्जिदां जो भी है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोडंगल में, आप चाहे तो अब इंक्वायरी कर सकते मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये पूरा हम लोग किए। और वक्फ के प्रॉपर्टी के, जो वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन के, ये पूरा कारपोरेशन के अंदर ले लेना है प्रॉपर्टी को, इसको एवेल्युएट करना है कमिटी डालकर, फाइनेंशियल वैल्यू एवेल्युएट करना, क्योंकि कुछ जगहों में घरा बन गए, कुछ जगहों में और किसी के कब्जा में गया, कुछ जगहों में खुद सरकार ने बेच दिए। जब तक टीआरएस अपोजिशन में था, लैंड को हिल्स जो बना वो प्रॉपर्टी कहा, हाईकोर्ट में केस डाला, सरकार आते रिपोर्ट दिए कि प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऑफिसर एक वक्त प्रॉपर्टी बोल के रिकॉर्ड्स को टैंपर किया बोल के 4 ऑफिसरों को क्रिमिनल केसेस रख के जेल को भिजाए। तो ऐसे हरकतें कांग्रेस पार्टी में, और खासकर रेवंत रेड्डी जहां पर है, ये काम नहीं हो सकता। मैं उसके लिए जो इंपॉर्टेंट, एलिवेटेड, अनबायस्ड मुस्लिम पर्सनालिटीज को लेकर इसके पॉलिसी बनाऊंगा। वो पॉलिसी थ्रू असेंबली एक्ट बनाऊंगा मैं। जो भी एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट का जरूरी भी रहा, वो I don't have exact what is the content of that act, but I'll make sure that पॉलिसी बना के उसके लिए फॉर नेक्स्ट 100 years के लिए पॉलिसी, नॉट फॉर 2-3 महीने के लिए या खुशी करने के लिए। रमजान आया तो निजाम कॉलेज ग्राउंड में बिरयानी खिला के 2-4 उर्दू में शहरियां वो ऐसी कुछ बोल के, ऐसा कुछ मैं करने वाले नहीं हूं। मैं काम का आदमी हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं। मैं काम में लग गए तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आपको माइनॉरिटी सेक्शन से पूछ सकते हैं, रेवंत रेड्डी साहब कैसे रहता है, दरगाहों को क्या देता है, या मस्जिदों का कुछ तकलीफ रहा तो कैसे उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करते। आई एम ए सेक्युलर मेंटालिटी, सेक्युलर से चलाना चाहता हूं मैं जब राज बनूंगा मैं सबको इक्वल देखने का मेरा काम है। मेरा सेंटिमेंट, अगर मैं हिंदू होगा, मेरा सेंटिमेंट कोई वेंकटेश्वर स्वामी होगा, वो मेरा घर का अंदर मामला है। घर के बाहर हुकूमत चलाने का काम जब कुर्सी में बैठा है, कुर्सी के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं। उनको मैं समझता हूं, 20 साल से मैं अपोजिशन में लड़ रहा हूं। कुर्सी में बैठे तो क्या करना, क्या नहीं करना, क्या कहना, कुछ क्या नहीं कहना, हर किसी को साथ में लेकर कैसे चलना। जब माइनॉरिटी से रहता कोई सेक्शन, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, कोई भी हो, इनसिक्योर रहेगा थोड़ा बहुत। जम्मू कश्मीर में गए समझो, हिंदू इनसिक्योर थोड़ा फीलिंग होता, साइकोलॉजिकल फीलिंग, वहां पर कुछ हो रहा नहीं हो रहा, बात अलग है। जहां पर मेजॉरिटी हिंदू से, वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटीज को थोड़ा बहुत इनसिक्योर रहेगा। वो जिसने इनसिक्योर रहता है उसको सरकार मदद चाहिए, सरकार भरोसा दिलवाने का काम है। तो ऐसे चीजों में आई हैव माई ओन क्लैरिटी। डेफिनेटली पर्टिकुलर इन मीडिया सेक्शन, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, जर्नलिस्टों को हम प्लॉट्स दिए, जुबली हिल्स में दिए जर्नलिस्टों को, हम लोग गच्चीबोली में दिए। विजय भास्कर रेड्डी साहब है सो जब 2 बार जर्नलिस्टों को प्लॉट्स दिए,
एक्रेडिटेशन कार्ड हम दिए, छोटे छोटे पत्रकारों को हम लोग एक्रेडिटेशन कार्ड दिए और किसी ने नहीं दिया। फिर दोबारा भी हम लोग देने वाले हैं। जब हम लोग ISO जब आप लोगों को मिलेगा। यहां पर आप 3 सवाल उठाए। एक, पहला सवाल आप जो बोले वो सही है। हम लोगों ने MIM को मदद दी। हम लोग जब जब सत्ता में थे उनको जितना पूछे उससे ज्यादा दिए। उनका मेडिकल कॉलेज परमिशन हम लोग ने दिए। उनके जो भी परमिशंस मिला, जो भी आज है MIM पार्टी का, वो सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दी। मगर वो उनका नीयत साफ है कि नहीं कि उन्होंने कहना। दूसरा चीज, राजनीति में MIM का सोच क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब किसको मदद, डायरेक्ट किसको मदद दे रहा है। पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है ये। पहले नेशनल पार्टियों के बीच में चुनाव होता था। जहां जहां रीजनल पार्टीज आ गए वहां वहां माइनॉरिटी सेक्शंस रीजनल पार्टी को जोड़ने लग गए। तब बीजेपी एकदम ऊपर आ गए। ये स्टेट इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन अलग अलग है। इसीलिए हम लोग स्टेट इलेक्शन आया, कौन मुख्यमंत्री बनना, वो हिसाब से लोग सोचना है, माइनॉरिटी लोग। जब पार्लियामेंट इलेक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर बनना, किसने प्राइम मिनिस्टर बनना, किसने अपोजिशन लीडर बनना, तब वो हिसाब से वोट डालना है। लोकल इलेक्शन, लोकल लीडर लड़ना बोल के कांग्रेस पार्टी चाह रहा है। अगर बाहर से हम लोग उतारना है तो बहुत लोग है उस्ताद हमारे कने। मगर यहां पर गली के, मोहल्ले के, नाले के पानी के समस्या है। कोई बड़ा नेता आकर यहां पर क्या करेगा। यहां पर जो गली में है उन्होंने इसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करना है। इसीलिए हम लोग लोकल लीडरशिप को पूरा भरोसा देकर चलाने के लिए कोशिश करें। आखिरी सवाल जो मदद है वो उसका जवाब मेरा पार्टी मेरे को मलकाजगिरी पार्लियामेंट तक मेरे को जिम्मेदारी दी है। इसके वजह से मैं मलकाजगिरी पार्लियामेंट को संभाल रहा हूं। सिकंदराबाद पार्लियामेंट को भट्टी विक्रमार्का जी ने वजन उठाया, हैदराबाद को मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने वजन उठाया और उत्तम रेड्डी साहब ने वजन उठाया। मैं मेरा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बिजी था। यहां पर क्या चल रहा है, क्या माहौल है, मुझे तो पता नहीं। आप कह रहे हैं, मैं आपके जो दर्द है हमारे सदर साहब को, उत्तम रेड्डी साहब को, मैं उनको पूरा इंफॉर्मेशन मैं उनको दूंगा। सिविक इलेक्शन में आपने तो पार्टियों का जिक्र किया, लेकिन एजेंडा क्या है आपका इस इलेक्शन में? आप क्या करना चाह रहे हैं, ये चीज आपने नहीं बताया। मेरा मैनिफेस्टो के बारे में
अगर मैं कहना शुरू किए तो आप लोग खुद बोलेगा साहब रोक दो बोल के, क्योंकि जो बारिश में डूब गए उन लोगों को 50,000 देने का है, जो पार्शली डैमेज हुआ उनको 2,50,000 देने का, जो फुल्ली डैमेज हुआ उन लोगों को 5 लाख देने का, और 30,000 लीटर पर मंथ पानी फ्री देने का, और जो 1 ईयर हाउस टैक्सेस जो कराने के टाइम पे है उसको भी भरी कर देने का। ऐसे कुछ एजेंडा है। आई विल गिव यू दैट आवर मैनिफेस्टो। यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो के बारे में आपको ज्यादा कहे तो साहब आप जीते नहीं जीते सब कुछ क्यों बोल रहा बोल के कोई किसी ने सवाल उठाएगा। और सीटों के बारे में आप पूछा, भाई मैं तो क्या बोलते आई एम नॉट ए चिल्का जोशम और अदरवाइज क्या बोलते अस्त सामुद्रिकम, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं। मेहनत करना मेरा काम है, फल मिलता या नहीं मिलता ऊपर वाले का दुआ है। मैं सही नियत से मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो जरूर कुछ अच्छा ही मिलेगा। मगर मेरा एक ही गुजारिश है ये हैदराबाद जनता से, हो सके तो सही सलामत हैदराबाद को चलाना है तो मेयर हमको दो। अगर वो नहीं सका कम से कम 25-30 कारपोरेटरों को मेरे को जोड़ दो, मेरे को कुछ मजबूत करो, क्योंकि तेलंगाना में 40% हैदराबाद में जिएगा। तेलंगाना स्टेट बजट इनकम 70% फ्रॉम हैदराबाद। ये हैदराबाद लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविक मैनेजमेंट ठीक रहना, तो सवाल उठाने के लिए भी कोई आदमी रहना। 50 mm 100 TRS को दे दिए तो पूरा खत्म हो गया, पूछने वाले नहीं है, सब लोग हैं ताली बजाने वाले हो गए। तो इसीलिए कम से कम 25-30 कारपोरेटरों को मेरे साथ दिए तो वो मिनी असेंबली बना के हैदराबाद में गली गली में जो समस्या है, मूसी के और नाले के जितने भी लेक से गंडीपेटे से लेकर हुसैन सागर तक जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब प्रॉब्लम समझकर ये कारपोरेटरों को साथ में लेकर मैं लड़ने वाला हूं। मेरा एक ही गुजारिश है ये आम जनता से, आपके तरफ से, जो उर्दू मीडिया के ओर से मैं ये कहना चाहता हूं, कम से कम 25-30 कारपोरेटरों को जिता के मेरे हाथ को दो। मैं एक नया हैदराबाद को बनाने के लिए मैं लड़ूंगा, आम जनता का आवाज बनकर मैं सुनाऊंगा। ये सरकार को अगर आधी रात में भी गरीब लोगों का आवाज उनके कान पे रीसाउंड होना, वो काम होना बोले तो कांग्रेस पार्टी को कम से कम 25-30 कारपोरेटरों को जिताओ। ये 25-30 को मैं साथ लेकर ये सरकार खिलाफ लड़कर आम जनता का जो समस्या है उसके लिए मैं लड़ूंगा। पब्लिक तो पहला उठा रही है, शादी मुबारक स्कीम से डबल बेडरूम उसको नहीं मिला, मगर जिसको मिला वो लोग तो खुश है। कांग्रेस पार्टी कैसा वोट लेगी टीआरएस के अगेंस्ट में? वाह, आप गलत फहमी में है। एक को भी घर नहीं मिला। 370 IDH घर जब कांग्रेस के जमाने में बनवाया सो तोड़ के नया बना के दिए, आज तक की एक गरीब को भी डबल बेडरूम घर नहीं मिला। अभी देते बोल के खाली बोलते जा रहा है, वायदा पे वायदा करते जा रहा है। और मैं एक ही कहना चाहता हूं, हम लोग करने के लिए ये 25-30 जरूरी नहीं है, हम लोग लड़ने के लिए 25-30 चाहिए। जो हुकूमत चला रहे उसके कान पकड़कर उनसे काम करवाना बोले तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी 51% प्रिवेल्स। गवर्नेंस करने के लिए 51% जरूरी है, 49% शुड इन अपोजिशन। तो 49% से हम कम से कम 30% मांग रहे हैं, 20-30%, और कुछ बाकी पार्टी भी है उनका भी कोई रिप्रेजेंटेशन होना। हम लोग जो सरकार भरोसा देकर एजेंडा ले आकर जो चुन के कुर्सी में बैठ रहा है, उन लोगों को काम करवाने के लिए अपोजिशन का जरूरी है। अगर हम कुर्सी में नहीं बैठे, कम से कम इन अ बेटर अपोजिशन हमको मदद चाहिए। इसीलिए हम बेटर अपोजिशन के लिए पूछ रहे। आप जो पूछे डबल बेडरूम और घर हर गली में सीसी रोड, साइड ड्रेन और पानी का, और जो बारिश में डूब गए उन लोगों को जो कॉम्पनसेशन
और मूसी एंक्रोचमेंट्स और नाला एंक्रोचमेंट, हर किसी को कॉम्पेंसेशन देना, ये सब गरीब लोगों के लिए आवाज उठाना है तो हम ही लोग उठाना पड़ेगा। आम जनता को अंदर नहीं आने देते, आम जनता का आवाज सुनने वाले कोई रहता ही नहीं। इसीलिए कम से कम 25-30 कारपोरेटर को अगर मेरे साथ दिए तो मैं उनका लीडर बनकर, क्योंकि मैं एक्स ऑफिशियो मेंबर इन जीएचएमसी, मेरा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 48 कारपोरेटर्स डिवीजन है, तो मैं एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एवरी टाइम आई एम अटेंडिंग दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मीटिंग्स, आई एम रेजिंग माय वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर 25-30 मेरे साथ रहा तो मैं लड़कर ये सब कुछ इंप्लीमेंट करवा सकता हूं। जो केसीआर साहब ने, जो असद साहब ने कह रहा है, जो ओल्ड सिटी के लिए खासकर धौलीगुड़े से फलकनामा तक, फलकनामा से इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जो मेट्रो रेल पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके लिए मैं लड़ता हूं। जो ओल्ड सिटी में मूसी नाले पे जो गरीब लोग हैं, मच्छर काटने की वजह से उनका पूरा जहर ये वो कर जो मर रहा है, उन लोगों के लिए, जो ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के लिए मैं लड़ूंगा। इसीलिए मुझे 25-30 कारपोरेटर का जरूरी है। मुझे 25-30 मिलना बोले तो जो मेजॉरिटी एरिया में है सो माइनॉरिटीज कंसोलिडेट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। और ये जो वैक्यूम है, 5 ईयर्स से जो वैक्यूम देख रहे हैं, सही बात उन्होंने कही कि वैक्यूम डेमोक्रेसी के लिए सूटेबल नहीं होता। आई विश आपका जो स्ट्रगल है सर्टेनली और वो आगे बढ़े। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप यानी पावर नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक स्ट्रांग अपोजिशन चाह रहे हैं। तो यकीनन ये बात ज़रूरी है और मैं चाहता हूं कि यकीनन हमारे जो जीएचएमसी इलेक्शंस में जिस किस्म से जो कवरेज हो रहा है, खासकर उर्दू मीडिया में जो हो रहा है, कि वो उसमें भी जो है कांग्रेस के लिए बराबर होना और कांग्रेस का वीक होना हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये मैं जहाँ तक समझता हूँ एक अपोजिशन की जरूरत है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा जरा कुछ काम में था। मैं ये आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लंच कर जाएं। थैंक यू सो मच।